आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही खूबसूरत कहानी के जरिए प्राचीन भारत की आत्मा और उसकी विशाल सांस्कृतिक विरासत के सफर पर चलने वाले हैं। अक्सर इतिहास का मतलब सिर्फ कुछ पुरानी तारीखें और तथ्य होता है ना? लेकिन आज कुछ अलग बात होगी। ये सफर सिर्फ पुरानी बातों को दोहराने का नहीं है, बल्कि इस महान जमीन की असली जड़ों को टटोलने का है। तो बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक खोज में गोता लगाते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। यहाँ आरव नाम का एक लड़का रहता था, बेहद जिज्ञासु। उसके मन में हमेशा देश के लंबे इतिहास और यहाँ के अलग अलग धर्मों के बारे में जानने की एक गजब की भूख रहती थी। फिर एक दिन एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। उसके गुरु ने उसे बहुत ही पुराना नक्शा थमाया और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, इस नक्शे में भारत की आत्मा छिपी है, इसे खोजो। जरा सोचिए, एक नक्शा जो सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि किसी देश की आत्मा तक पहुंचने का पता बता रहा हो। ये कोई मामूली निर्देश तो बिल्कुल नहीं था। ये एक बड़े और रहस्यमय सफर की शुरुआत थी। भाग 1, खोज की शुरुआत। अब आरव की इस महान यात्रा को पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले इस देश की उस शानदार भौगोलिक बनावट को जानना बहुत जरूरी है जिसने इसे आकार दिया है। प्रकृति ने इस देश को कितने अद्भुत विरोधाभासों से गढ़ा है। एक तरफ उत्तर की ओर देखिए, ऊंचे ऊंचे हिमालय जो सदियों से एक अभेद्य ढाल, एक रक्षक की तरह सीना ताने खड़े हैं। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, भूवैज्ञानिक रूप से हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, लेकिन इसका जो प्रभाव है ना, वो सबसे पुराना और गहरा है। और फिर दूसरी तरफ नजर डालें तो दक्षिण का विशाल हिंद महासागर है, जो अपनी नीली लहरों से इस जमीन को बड़ी कोमलता से छूता है। एक तरफ पहाड़ों की वो कठोरता और दूसरी तरफ समंदर की तरलता, इन दोनों ने ही मिलकर इस जमीन को एक बहुत ही सुरक्षित आकार दिया है। भाग 2, नदियां और खंडहर। पहाड़ों और समुद्रों से आगे बढ़ते हुए अब ये सफर पवित्र जलधाराओं और उन प्राचीन सभ्यताओं के निशानों की ओर जाता है जो इतिहास में कहीं दर्ज हैं। तो नक्शे का पीछा करते हुए आरव सबसे पहले पहुंचा पवित्र गंगा नदी के किनारे। यहाँ उसने देखा कि साधु पूरी श्रद्धा से ध्यान और पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि गंगा वो केवल पानी की एक धारा भर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो करोड़ों लोगों की अटूट आस्था और जीवन का पूरा आधार है। और ये वो पहला पड़ाव था जहाँ इस भूमि की उस गहरी आध्यात्मिकता को साफ महसूस किया जा सकता था। फिर गंगा के किनारों से आगे बढ़कर जब कदम पश्चिम की ओर गए तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडहर सामने आए। और सच कहूं तो ये कोई सामान्य इतिहास नहीं है। ये खंडहर चीख चीख कर बताते हैं कि हजारों साल पहले, जी हाँ, हजारों साल पहले भी यहाँ के लोग बेहतरीन शहर बनाना जानते थे। ये सच में हैरान करने वाला है कि उस जमाने में भी पक्की ईंटों के घर हुआ करते थे। पूरी तरह से ढकी हुई जल निकासी प्रणालियां यानी ड्रेनेज सिस्टम मौजूद थे। इन खंडरों को देखकर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस देश की नींव में सिर्फ आस्था ही नहीं है, बल्कि विज्ञान और व्यापार का भी एक बहुत ही लंबा और उन्नत इतिहास छिपा है। भाग 3, धर्मों का एक ताना बाना। पश्चिम के इन खंडरों से निकलकर अब ये सफर दक्षिण और पूर्व की दिशा की ओर मुड़ता है। दक्षिण में जाते ही आसमान छूते भव्य मंदिरों की वास्तुकला देखने को मिलती है, और वहीं पूर्व की ओर बौद्ध मठों में एक बिल्कुल ही अलग तरह की बहुत ही गहरी और शांत ऊर्जा का एहसास होता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम, सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये सभी धर्म और मान्यताएं एक ही जमीन पर एक साथ फली फूली। दुनिया के कई हिस्सों में जहां अलग अलग विचार टकराव की वजह बन जाते हैं, वहीं इस जमीन पर ये अलग अलग धर्म एक ही बगीचे के फूलों की तरह एक साथ खिले हैं। ये जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है ना, ये इस पूरी भूमि की कहानी का शायद सबसे खूबसूरत हिस्सा है। भाग 4, अनेकता में एकता। कई दिनों की इस लंबी और ज्ञान से भरी यात्रा के बाद आरव एक अंतिम और बहुत ही गहरे एहसास के साथ अपने गांव वापस लौटता है। तो इस पूरी यात्रा की असली खोज क्या रही? वो खोज ये थी कि देश की आत्मा किसी एक खास जगह, किसी एक शानदार इमारत या किसी एक दिशा में कैद नहीं है, बल्कि ये आत्मा तो यहाँ की बहती हुई नदियों में, उन रक्षक पहाड़ों में, उस गहरे इतिहास में और यहाँ पनपने वाले इतने सारे धर्मों में बसती है। ये सब कुछ इस पूरी भूमि के भूगोल और यहाँ के लोगों के विश्वास के ताने बाने में मजबूती से गुथा हुआ है। इस खोज को सुनकर गुरुजी बस मुस्कुरा दिए और उन्होंने इस यात्रा का सबसे बड़ा सच सामने रखा। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है,
विविधता में एकता। उनका कहना था कि अलग-अलग होने का मतलब कमजोर होना बिल्कुल नहीं है। संस्कृतियों, विचारों और धर्मों की ये जो अद्भुत विविधता है, यही वो मजबूत धागा है जो इस पूरे देश को एक साथ बांध कर रखता है। और सच तो ये है कि यही वो आत्मा थी जिसे उस पुराने नक्शे के जरिए खोजना था। और इसी गहरे विचार के साथ एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। अगर विविधता ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत है, तो ये आज के समय में अपनी सांस्कृतिक विरासत को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदलता है? क्या अलग-अलग विचार और मान्यताएं ही किसी भी समाज की असली शक्ति होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। लेकिन याद रहे, ज्ञान की ये खोज कभी खत्म नहीं होती, इसलिए सीखना और खोजना हमेशा जारी रहना चाहिए।